सो लेट अस डिस्कस अबाउट बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब हम डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? ये रिकॉर्ड रखता है किसका? विजिबल का, सिर्फ विजिबल आइटम का रिकॉर्ड रखता है। रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में विजिबल आइटम का रिकॉर्ड रखना है गिवन पीरियड के लिए। इसी को हम BOT कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट है जिसमें एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट को हम रखते हैं क्रेडिट साइड पे। एक्सपोर्ट को किस साइड रखते हैं? क्रेडिट साइड, मतलब ऐड करते हैं। क्रेडिट साइड पे क्यों रखते हैं? एक्सपोर्ट, पहले तो मीनिंग समझो। एक्सपोर्ट क्या होता है? जब हम अपना कंट्री से कोई सामान बाहर भेजते हैं, तो भाई बाहर हम अपना सामान भेजेंगे, कोई गुड्स भेजेंगे, गुड आइटम, तो क्या मिलेगा हमें बदले में? बदले में हमें मनी मिलेगी ना। बदले में हम सामान दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, बदले में हमें मनी मिलेगी। तो इसलिए एक्सपोर्ट आर ऑन द क्रेडिट साइड। अच्छा, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट में क्या होता है? हम गुड्स खरीद रहे हैं, बदले में हम पैसा बाहर भेज रहे हैं, तो हमारा मनी किधर जा रहा है? आउट जा रहा है, तो हमारा डेबिट साइड होगा, यानी नेगेटिव। ओके, अब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। तो देखो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी सरप्लस। दैट इज मीन बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और बैलेंस्ड भी रह सकता है। अब सरप्लस BOP की बात करें तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो गुड्स के इम्पोर्ट से ज़्यादा है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है सरप्लस में फेवरेबल भी है। डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड, अगर गुड्स का एक्सपोर्ट जो है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स से कम है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट भी है और अनफेवरेबल भी है। फिर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें BOT की, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और अगर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स बराबर है तो बैलेंस है सब कुछ। तो देखो, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो मतलब सरप्लस में, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो पैसा भी ज़्यादा आएगा, हम ज़्यादा गुड्स सेंड करेंगे, है ना। ठीक है, लेट अस फर्दर टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन BOP एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है? देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर रही है। किसको रिकॉर्ड कर रही है? जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उसे रिकॉर्ड कर रही है। बैलेंस ऑफ ट्रेड है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनविजिबल, विजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, कैपिटल ट्रांसफ़र सब आता है, पर BOT में क्या आता है? सिर्फ विजिबल आइटम आती हैं। तो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्कोप है वो ब्रॉडर है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड का स्कोप जो है वो नैरो है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस्ड है, अकाउंटिंग सेंस की अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ। और बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट अस फर्दर टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की क्या कंपोनेंट्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की? पहला कंपोनेंट है करेंट अकाउंट। देखो, अब बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है उसमें आते हैं दो तरह के अकाउंट, करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट की बात करें तो उसमें देखो विजिबल आइटम आती हैं जिसे हम गुड्स कहते हैं, है ना। तो उसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो क्रेडिट साइड पे, फिर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स जो डेबिट साइड पे। राइट, यहाँ तक समझ आया। फिर इनविजिबल आइटम यानी जिसमें सर्विस आती है, तो उसमें सर्विसेज का भी तो एक्सपोर्ट होता है ना, सर्विसेज का इंपोर्ट भी होता है। तो सर्विसेज का भी जब एक्सपोर्ट होगा तब भी क्रेडिट साइड, और सर्विसेज का मतलब एक्सपोर्ट होगा तब क्रेडिट साइड, और अगर इंपोर्ट होगा तब डेबिट साइड। ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट हम करेंगे सर्विसेज को, तो मनी जो है इंपोर्ट यानी हम ले रहे हैं, मनी बाहर जा रही है कंट्री से। ऑल राइट, तो अब यूनिलेटरल ट्रांसफ़र की हम बात करें, करेंट अकाउंट में यूनिलेटरल ट्रांसफ़र भी आते हैं। सो अब हम बात यूनिलेटरल ट्रांसफ़र की बात करें तो इसमें आता है यूनिलेटरल रिसिप्ट और यूनिलेटरल पेमेंट। रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट जैसे हम कोई पेमेंट देना होता है और एक रिसिप्ट होता है। तो रिसिप्ट जो होता है वन वे, है ना, यूनिलेटरल तो उसमें क्रेडिट होगा, रिसिप्ट मतलब हमें मिल रहा है। पेमेंट यानी डेबिट, हमारी जेब से पैसा जा रहा है, तो ये नेगेटिव।
तो ध्यान देने वाली क्या बात है कि जितने भी एक्सपोर्ट है, गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र की जो भी रिसिप्ट्स हैं वो सारे क्रेडिट साइड पे आएंगे करेंट अकाउंट में, क्योंकि वो पॉजिटिव है। वाई? क्योंकि वो फ्लो देते हैं फॉरेन एक्सचेंज का कंट्री में, as these result in flow of foreign exchange into the country. इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें या पेमेंट की बात करें यूनिलेटरल ट्रांसफ़र में, तो इन सबको हम डेबिट साइड पे रखते हैं करेंट अकाउंट में। डेबिट साइड पे क्यों रखते हैं? क्योंकि ये देता है एज दिस कॉज फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आउट ऑफ द कंट्री। यहाँ वर्ड्स में फ़र्क पता चल रहा है। फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन से पैसा जब हमारे पास आ रहा है, कंट्री के अंदर आ रहा है, बाहर से पैसा, ये कंट्री है लेट्स से, एंड इस कंट्री में बाहर से पैसा अंदर की ओर आ रहा है, तो क्रेडिट साइड। एंड जब फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आउट ऑफ द कंट्री है, इसके पैसा बाहर की ओर जा रहा है, सो दिस इज डेबिट साइड नेगेटिव। Now let us further talk about capital account. So जो कैपिटल अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसमें सारी ट्रांजेक्शन आती हैं रेजिडेंट ऑफ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, जो कॉज करती हैं चेंज इन एसेट और लायबिलिटी ऑफ अ कंट्री। फॉर एग्जांपल बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, दीज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। पहले आप ध्यान से समझ लीजिए। तो देखो कैपिटल अकाउंट में ना वो चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं जो चेंज को कॉज करती है, मतलब एसेट्स में या फिर लायबिलिटीज़ में कंट्री की जो चेंज को कॉज करती है, जो ट्रांजेक्शन्स रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में कॉज करती है चेंज, किसमें? एसेट में और लायबिलिटी ऑफ अ कंट्री में, उसको हम कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि अब बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि अब्रॉड यानी बाहर, विदेश से बोरो करना, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, तो बोरो भी कर रहे हैं तभी मनी तो कहाँ आई? मनी कंट्री के अंदर आई। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड ने इन्वेस्टमेंट किया तो मनी कंट्री के अंदर आई। क्या है ये? क्रेडिट साइड, क्योंकि इनफ्लो है किसका? फॉरेन एक्सचेंज का। ऑलराइट, लैंडिंग अब्रॉड, अब्रॉड को हमने पैसा दिया, और इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड, ये क्या है? डेबिट साइड, क्योंकि मनी यानी फॉरेन एक्सचेंज का क्या हुआ? आउटफ्लो हुआ, सो इसलिए। जब हम कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे तो पहला कंपोनेंट कैपिटल अकाउंट का है हमारा बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बोरो करना अब्रॉड से, लेंड करना उनको, ये सब जो भी है अब्रॉड से लेना और देना, बोरोइंग एंड लेंडिंग, ये एक बहुत ही अहम कंपोनेंट है हमारे कैपिटल अकाउंट का। तो अब इसमें पहला पॉइंट आता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो है ये इस तरह की बोरोइंग है कि एक्सटर्नल यानी बाहर से जो हम कमर्शियली बोरो करते हैं, तो ये जो बोरोइंग है ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अवेलेबल है। ठीक है, और अगर हम एक्सटर्नल असिस्टेंस की बात करें तो ये अवेलेबल तो है, बट कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? कंसेशनल। कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? कंसेशनल। ठीक है, सो बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से जो हमने बोरो किया वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है, और अब्रॉड को जो हमने लेंड किया या फिर हमने जो लोन्स है उसकी रीपेमेंट की अब्रॉड से, तो वो डेबिट साइड पे आता है, क्योंकि ये आउटफ्लो देता है। किसका आउटफ्लो देता है? फॉरेन एक्सचेंज का। अब हम बात करेंगे गाइस इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। तो अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। तो इन्वेस्टमेंट दो तरह की हो सकती है, एक डायरेक्ट, एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आता है हमारा परचेजिंग एन एसेट एंड एक्वायरिंग द कंट्रोल ऑफ द सेम। मान लो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप समझते हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? अगर आप एक एसेट को परचेज कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्टली इन्वेस्ट करना मतलब एक एसेट को परचेज करना और उस एसेट पे अपना कंट्रोल लेना।
जैसे कि अब्रॉड में एक घर को परचेज करना, तो क्या है ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई ना। फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करी तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, मतलब एसेट का एक्विजिशन ऑफ एन एसेट विच डज नॉट लीड टू कंट्रोल ऑन एन एसेट, मतलब एसेट का एक्विजिशन तो है पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे कि परचेज ऑफ बॉन्ड, हमने एक बॉन्ड खरीदा जो फॉरेन की जो गवर्नमेंट है, सरकार है फॉरेन की, बाहर की सरकार से हमने एक बॉन्ड परचेज किया है, तब उस एसेट तो किसका है, एसेट तो सरकार का है, फॉरेन सरकार का है, बट हमने परचेज किया है, एक्विजिशन तो हमने किया है एसेट का, पर हमारा कंट्रोल नहीं है उस एसेट पे। ठीक है, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। अब हम इन्वेस्टमेंट देखो दो तरह की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट दो तरीके से बनाई जा सकती है, एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, एक इंडियन रेजिडेंट द्वारा इन्वेस्टमेंट बनाई जा सकती है। तो देखो अगर इन्वेस्टमेंट जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बनाता है, यानी कि हम तो इंडिया में रहते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बनाता है तो वो क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट कौन बना रहा है, बाहर की कंट्री, दूसरे देश लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी जेब से पैसा जाएगा, तो ये डेबिट साइड। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। सो इफ़ आई टॉक अबाउट चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक फाइनेंशियल एसेट्स है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या है, एक फाइनेंशियल एसेट है। किसका, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एसेट है, जो हेल्ड होता है एक सेंट्रल बैंक में। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दीज आर द फॉरेन मतलब बाहर का एक्सचेंज रिजर्व, ये क्या है, ये एक एसेट है। कौन से एसेट है, फाइनेंशियल एसेट है। कौन से एसेट है, फाइनेंशियल एसेट है गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल बैंक हेल्ड करती है। तो फाइनेंशियल एसेट किसके, गवर्नमेंट के, हेल्ड कौन करता है, सेंट्रल बैंक। तो अगर इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को विड्रॉ कर लिया जाए, तो विड्रॉ कर रहे हैं, मनी आई, इन शॉर्ट मनी आ रही है, तो क्रेडिट साइड। अगर इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हम एडिशन कर रहे हैं तो डेबिट साइड। I hope it's clear. Moving further towards banking capital and other capital. Banking capital में foreign assets आते हैं, foreign liabilities आते हैं, किसकी, बैंकिंग सेक्टर की। मतलब सेंट्रल बैंक को एक्सक्लूड करके जितने भी फॉरेन एसेट हैं, जितनी भी फॉरेन लाइबिलिटीज़ हैं बैंकिंग सेक्टर की, ये सब बैंकिंग कैपिटल में आती हैं। जैसे डिपॉजिट बाय नॉन रेजिडेंट्स, जो रेजिडेंट्स नहीं हैं उनका भी डिपॉजिट इसमें इंक्लूड हो रहा है। राइट, समझ गए। तो अब अगर इस बैंकिंग कैपिटल में, यानी जो फॉरेन की एसेट है, फॉरेन की लाइबिलिटी है, अगर उसमें फॉल डाउन हुआ तो क्रेडिट, अगर इसमें एडिशन हुआ तो डेबिट। फर्दर वी टॉक अबाउट ऑफिशियल रिजर्व। सो इसमें जो ऑफिशियल रिजर्व में सेंट्रल बैंक ही कस्टोडियन होती है, जिसमें हम गोल्ड रिजर्व्स को होल्ड डाउन करना, ऑफिशियली रिजर्व। स्पेशल ड्राइंग राइट्स आ गए, ऑफिशियल रिजर्व। ट्रेडेबल फॉरेन करेंसी, तो अब ट्रेडेबल फॉरेन करेंसी में क्या आता है, यूरो, यूएस का डॉलर, पाउंड, स्टेरलिंग। तो ऑफिशियल रिजर्व में क्या क्या आता है, होल्डिंग ऑफ गोल्ड रिजर्व। स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ट्रेडेबल फॉरेन करेंसी में क्या आता है, यूरो, यूएस डॉलर, पाउंड, स्टर्लिंग। तो सेंट्रल बैंक जो है बेसिकली कस्टोडियन है। अब अगर ऑफिशियल रिजर्व में हम कुछ इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वो डेबिट साइड, अगर कुछ डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन, अब हमने कैपिटल अकाउंट भी पढ़ लिया, करेंट अकाउंट भी पढ़ लिया। इसमें डिफरेंशिएशन देखिए, करेंट अकाउंट डज नॉट कॉज चेंज इन एसेट और लाइबिलिटी, और कैपिटल अकाउंट कॉज द चेंज। करेंट अकाउंट इज अ फ्लो कंसेप्ट, करेंट अकाउंट एक फ्लो कंसेप्ट है। कैपिटल अकाउंट एक स्टॉक की बात हो रही है, स्टॉक कंसेप्ट है।
करेंट अकाउंट में विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल भी आता है और कैपिटल अकाउंट में बोरोइंग, डायरेक्ट पोर्टफोलियो आता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि आखिरकार बैलेंस ऑफ पेमेंट लगभग हम देखा जाए तो वो बैलेंस ही रहते हैं। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्टिंग में बताया था क्या है, एक डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम यानी कि उसमें रिसीप्ट और पेमेंट दोनों के दोनों बराबर हैं। तो जब रिसिप्ट और पेमेंट दोनों बराबर होंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट से मिलके बनता है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो रिसिप्ट और पेमेंट अगर बराबर हैं तो ये हमेशा बैलेंस रहेगा। इसलिए अब हम स्ट्रक्चर की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्ट्रक्चर की, तो उसमें देखो करेंट अकाउंट आता है। अब करेंट अकाउंट में भी जो क्रेडिट साइड पे आएंगे जो इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, डेबिट साइड पे जो आएंगे जिसमें आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। तो अब जैसे इसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो गए विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गए इनविजिबल, 100 हो गया, ये 200 हो गया, फिर यूनिलेटरल ट्रांसफ़र हो गए 50, है ना। अब आप देखो डेबिट साइड की बात करें तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स विजिबल आइटम ये डेबिट है, यहाँ पे इम्पोर्ट सर्विसेज का हो, गुड्स का हो, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र रिसीव्ड हो तब तो क्रेडिट, और रिसीव्ड फ्रॉम तो ट्रांसफ़र हो, यहाँ पे तो रिसीव था, ट्रांसफ़र हो तो डेबिट। फिर डेफिसिट की बात करें करेंट अकाउंट में, देखो इन सबको ऐड कर डालो, 100, 200, 50, 300, 150, 300, 200, 650, 650। अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड पे क्या क्या आता है, देखो क्रेडिट साइड पे आता है कैपिटल की रिसिप्ट 1500, जिसमें आता है रिसिप्ट मतलब बोरोइंग करना, कैपिटल को रीपेमेंट करना, है ना, सेल ऑफ एसेट टू फॉरेनर्स, यानी जैसे भी करके जहाँ से भी पैसा मिलता है वो क्रेडिट साइड, और कैपिटल पेमेंट जैसे लेंडिंग टू अब्रॉड, अब्रॉड को देना, कैपिटल का रीपेमेंट टू अब्रॉड, अब्रॉड को लेना, मतलब रीपेमेंट अब्रॉड से लेना तब तो क्रेडिट, और देना तब जब हम कुछ दे रहे हैं तो डेबिट, डी फॉर देना एंड डी फॉर डेबिट। सो परचेज ऑफ एसेट, एसेट को परचेज कर रहे हैं तो बदले में पैसा तो दे ही रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 300 रुपये है, ये 300 रुपये सरप्लस है किसका, कैपिटल अकाउंट का, तो ये 1500 और ये 1500, 1200 प्लस 300 सरप्लस के, और ये 1500। तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो ये आ जाएगा 2150। तो अब ट्रेड ऑफ बैलेंस की बात करें तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ट्रेड बैलेंस है -100 और ट्रेड डेफिसिट है 100। अब हम करेंट अकाउंट बैलेंस की बात करें तो इनको आप ऐड कर दो, जो भी करेंट अकाउंट बैलेंस के हैं ये सब ऐड कर दो, और उसके जो डेबिट साइड है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर जो डेफिसिट आए वो अलग। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में करो, ऐड कर दो, और जो डेफिसिट आए वो अलग। अब हम देखो कैपिटल अकाउंट की अगर बात करें तो कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल रिसीप्ट है और जो कैपिटल की पेमेंट है उसमें से आप माइनस करोगे तो मतलब सरप्लस हुआ कैपिटल अकाउंट में 300 का। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ओवरऑल क्या हुआ, जितना भी हमने इनफ्लो करा फॉरेन एक्सचेंज का 21,000 मतलब 2,150, और आउटफ्लो जितना भी करा वो बराबर आया, और माइनस करोगे तो ज़ीरो आया। तो सरप्लस जो है करेंट अकाउंट का उसे हमने एडजस्ट किया कैपिटल अकाउंट के डेफिसिट से, मतलब जितना भी हमारे करेंट अकाउंट में सरप्लस हुआ उसको हमने जितना डेफिसिट हुआ ना कैपिटल अकाउंट से आपस में बैलेंस कर लिया, ठीक है, समझ गए। या फिर आप कह लो कि जितना डेफिसिट करेंट अकाउंट में हुआ उसको हमने सरप्लस ऑफ कैपिटल अकाउंट से बैलेंस कर लिया। तो बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है वो सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है, बताया था। सरप्लस कब होगा, जाहिर सी बात है जब आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन रिजर्व का आउटफ्लो
कम होगा, यानी इनफ्लो ज़्यादा होगा फॉरेन रिजर्व का, ऑफिशियल रिजर्व ज़्यादा होगा, तब सरप्लस। डेफिसिट कब? जब आउटफ्लो ज़्यादा होगा, इनफ्लो कम होगा। तो अब जब आउटफ्लो ज़्यादा होगा तो ये ऑफिशियल रिजर्व जो हमने अभी पढ़े थे उसमें डिक्रीमेंट होगा। तो ऑफिशियल रिजर्व ऑफ कंट्री में क्या आता है? गोल्ड रिजर्व आता है, स्पेशल ड्राइंग राइट आती है, ट्रेडेबल करेंसी आती है। तो अगर ऑफिशियल रिजर्व में इंक्रीमेंट हुआ, अगर ऑफिशियल रिजर्व में इंक्रीमेंट हुआ तो डेबिट साइड में आएगा कैपिटल अकाउंट के। सो अब हम बात करेंगे ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन की। तो दो तरह की ट्रांजैक्शन होती है बीओपी में भी। ऑटोनॉमस मतलब जो इकोनॉमिक मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वजह से हो, इकोनॉमिक मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वजह से हो, वो ऑटोनॉमस। और जो नहीं होती इस वजह से वो अकोमोडेटिंग, जिसकी वजह से डेफिसिट आए और सरप्लस आए वो ऑटोनॉमस, और जिसकी वजह से इम्बैलेंस आए वो अकोमोडेटिंग। ठीक है, जो करेंट और कैपिटल अकाउंट दोनों लेके चले वो ऑटोनॉमस, जो सिर्फ कैपिटल अकाउंट लेके चले वो अकोमोडेटिंग, जो अबव द लाइन आइटम्स हो वो ऑटोनॉमस, और जो बिलो द लाइन आइटम्स हो वो अकोमोडेटिंग। अब हम बात कर रहे हैं डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अब भाई अगर डिसइक्विलिब्रियम आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट में तब क्या होगा? तो डिसइक्विलिब्रियम कब आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में? अगर जो हमारे रिसीप्ट है वो ज़्यादा है पेमेंट से। अगर देखो, जब रिसीप्ट और पेमेंट बराबर होंगे तब इक्विलिब्रियम। अगर रिसीप्ट ज़्यादा है पेमेंट से तब डिसइक्विलिब्रियम। देखो, डिसइक्विलिब्रियम की जो हम बात कर रहे हैं, जब रिसीप्ट जो है पेमेंट से ज़्यादा होती है या पेमेंट से कम होती है, ज़्यादा कम कुछ भी हो जाए तो डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। और देखो, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए, जैसे मान लो कि रिसीप्ट ज़्यादा है, ठीक है, तो कंट्री रिसीप्ट मान लो ज़्यादा है पेमेंट से, तो कंट्री को क्या करेगा? कंट्री जो है गोल्ड को रिसीव करेगा अब्रॉड से, और ये जो है एक शॉर्ट टर्म लोन ऑफर करेगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। अगर हम अब्रॉड से लोन रिसीव करेंगे तो हम शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। और अनफेवरेबल में बात करें तो उसको बैलेंस करने के लिए कंट्री को या तो गोल्ड देना पड़ेगा, लेना नहीं पड़ेगा अगर रिसीप्ट कम हुई, या तो कंट्री को गोल्ड दो, या तो कंट्री जो है गोल्ड दे, या फिर वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग करे। अब देखो, बहुत सारे तरह के डिसइक्विलिब्रियम होते हैं, जैसे साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम। साइक्लिकल समझते वर्ड, जो ट्रेड साइकिल द्वारा कॉज हो, जैसे टर्म्स ऑफ द ट्रेड के जब टर्म्स चेंज होते हैं तो ट्रेड साइकिल की वजह से जो है साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम होता है। और इसको सही करने के एक ही तरीका है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को एडजस्ट करो। फिर सेकुलर डिसइक्विलिब्रियम की बात मैं करूँ तो उसके लिए इंटेंसिव चेंजेस के अंडर को जब इकोनॉमी होती है तो सेकुलर डिसइक्विलिब्रियम। तो स्ट्रक्चरल में, इफेक्ट में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ट्रेड हो गया। फंडामेंटल में जब कंट्री सफ़र करती है क्रॉनिक डिसइक्विलिब्रियम से तो फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। और टेम्परेरी जब शॉर्ट टर्म फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब देखो, डिसइक्विलिब्रियम के ना बहुत सारे कारण होते हैं, जिसे वो नेचुरली भी अकर हो सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी हो सकता है, और इकोनॉमिक के बेसिस पे अगर मैं कारण की बात करूं तो जैसे कि इकोनॉमिक के जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं, प्राइस और कॉस्ट का जो इफ़ेक्ट पड़ता है, कुछ साइक्लिकल ट्रेड साइकिल के बेस पे जो फ्लक्चुएशन होते हैं, फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो चेंजेस आते हैं वो अलग है ना, ये कारण है डिसइक्विलिब्रियम के। फिर मान लो कि फॉरेन की डिमांड डिक्लाइन हो गई तब, और चेंज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड के ही अगर टर्म्स बदल गए तब डिसइक्विलिब्रियम आता है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया, फिर पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो गया, या फिर फॉरेन कैपिटल या इन्वेस्टमेंट का फ्लो हो गया। तो इन सभी कारणों की वजह से, इकोनॉमिक कारणों की वजह से डिसइक्विलिब्रियम होता है। प्लान्स हो गए, प्राइस कॉस्ट इफेक्ट हो गया, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन हो गया, ठीक है। फिर चेंजेस आना फॉरेन एक्सचेंज रेट में, फिर फॉरेन डिमांड का अचानक से कम हो जाना, टर्म्स ऑफ ट्रेड का अचानक से चेंज हो जाना, डेमोन्स्ट्रेशन का इफेक्ट होना,
फिर पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होना, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का फ्लो होना। अब आखिरकार क्या मेजर है जिससे हम डिसइक्विलिब्रियम को सही कर सकें? तो अब डिसइक्विलिब्रियम को अगर हम चाहें तो हम मॉनेटरी यानी इकोनॉमिक बेसिस पे सही कर सकते हैं। तो इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी, एक नॉन मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, मॉनेटरी में मैं बात करूं तो डिवैल्यूएशन, मॉनेटरी बात करूं तो डिवैल्यूएशन, जैसे कि एक्सचेंज रेट हो गया, डेप्थ को कंट्रोल करना हो गया, कर्जे को काबू में रखना हो गया, एक्सचेंज रेट में डिप्रिसिएशन हो गया। नॉन मॉनेटरी की बात मैं करूं यानी मनी से रिलेटेड ना होकर, तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को डिस्करेज करना, मतलब कि हम नहीं चाहते डिसइक्विलिब्रियम आए, तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को डिस्करेज करो और एनकरेज करो किसको? इम्पोर्ट के सब्स्टिट्यूशन को एनकरेज करो, यानी कि ओवरऑल एक्सपोर्ट को प्रमोट करो। अगर कुछ करना ही है तो एक्सपोर्ट का प्रमोशन करो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करो कि फॉरेन इन्वेस्ट करें, फॉरेन टूरिस्ट को अपनी कंट्री में अट्रैक्ट करो। ये कुछ तरीके हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकल तरीके की बात करें तो भाई पॉलिटिकल अलाइंसेस पे चेक करो, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्रिफ्टनेस बनाओ, और सोशल और इंटरनेशनली भी केयरफुल रहो। सो गाइस, अब हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑफिशियल स्टेटमेंट बैलेंस, और करेंट अकाउंट और फाइनेंशियल और कैपिटल अकाउंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो जो ओवरऑल बैलेंस है वो करेंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस को ऐड करने से मिलता है। तो ओवरऑल बैलेंस को अगर आप क्लियर करना चाहोगे तो वो अकाउंटिंग ईयर के एंड पे जो है ओवरऑल बैलेंस का पता चलता है। तो ओवरऑल बैलेंस हमेशा कंट्री में जो है वो बैलेंस में ही रहता है। इसको दो तरीके से समझ लो, अकाउंटिंग या ऑपरेशनल सेंस। तो भाई अगर हम बात करें अकाउंटिंग सेंस की, तो अकाउंटिंग सेंस में हमेशा बैलेंस में रहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्यों? क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, और इस समय रिसिप्ट की और पेमेंट की साइड बराबर है। और ऑपरेशनल सेंस की बात मैं करूं तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का इकोनॉमिक बैलेंस हो तब ऑपरेशनल सेंस, यानी कि ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हो, ओवरऑल जैसे हम बात करें ओवरऑल, वैसे तो अकाउंटिंग सेंस में ये बैलेंस रहता है, ओवरऑल देखा जाए ना तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में रहता है। वाई बिकॉज इट इज़ फाइनेंस्ड बाय ड्रॉइंग डाउन ऑफ फॉरेन रिजर्व, क्योंकि ये फाइनेंस हो रहा है बाय ड्रॉइंग डाउन ऑफ फॉरेन रिजर्व फ्रॉम द IMF विच इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। अगर हम फॉरेन रिजर्व को ड्रॉ कर लें, निकाल लें, तब डेफिसिट, या फिर हम गोल्ड को सेल आउट कर दें, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि सरप्लस रहे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेन रिजर्व में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, गोल्ड को खरीदना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है सरप्लस में रहता है। सो अब अगर हम बात करें कि भाई जैसे प्रिंसिपल ऑफ डबल बुक की हम बात करें, जब अकाउंटिंग में होता है प्रिंसिपल ऑफ डबल बुक। अच्छा देखो, इसमें करेंट अकाउंट होता है जिसे आप CA कह लो, कैपिटल अकाउंट को KA कह लो, ठीक है ना। तो ये बैलेंस होंगे कब, और इनका जो सम है, सम ऑफ करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो भाई करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को जोड़ दो तो उसका सम 0 आएगा। रियलिटी की बात करती हूँ, ये सब तो ही वैसी बात, रियलिटी में बहुत डिफ़िकल्टी आती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को, और रियली ऐसा होता है कि ये 0 होता है, बैलेंस होता है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है? सो हाउएवर दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ सम ऑफ मनी टू करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो अगर ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें मनी को या तो ऐड करना पड़ता है या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में, और इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी। तो अब अगर हम बात करें, देखो जैसे जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट का क्या मतलब है? अगर मैं बात करूं कि भाई कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट है, तो इसका मतलब ये है, दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट,
दिस इम्प्लाई कि इंक्रीमेंट है। कैपिटल अकाउंट में अगर कभी डेफिसिट आए तो क्या मतलब समझना कि इंक्रीमेंट है किस में, फॉरेन एसेट में। नेट होल्डिंग ऑफ फॉरेन एसेट में इंक्रीमेंट है, नेट होल्डिंग ऑफ फॉरेन एसेट में इंक्रीमेंट है। और अब आप पूछोगे कि नेट होल्डिंग ऑफ फॉरेन एसेट क्या होता है। देखो नेट फॉरेन एसेट क्या होता है भाई, फॉरेन एसेट जो भाई कंट्री के रेजिडेंट होल्ड करते हैं, कंट्री के रेजिडेंट होल्ड करते हैं वो, और जो फॉरेन एसेट, फॉरेन की फॉरेन एसेट हेल्ड बाय कंट्री एसेट, और उसमें से माइनस कर दो फॉरेन लाइबिलिटीज कंट्री की, ये आएगा ओवरऑल आपका नेट होल्डिंग ऑफ फॉरेन एसेट। सो अब हम बात करेंगे गाइस गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम ओपन मार्केट में। तो गुड्स की मार्केट इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे एक ओपन इकोनॉमी में। देखो ओपन इकोनॉमी में क्या आता है, कंजम्पशन आता है, इनकम क्या आता है, देखो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, ये पढ़ा हुआ है आपने। अच्छा आप देखो इसको, आप इस सिचुएशन को आप क्या कह सकते हो कि भाई यहाँ पर जो है नेशनल सेविंग, नेशनल सेविंग जो है वो नेट कैपिटल फॉर्मेशन, नेट कैपिटल फॉर्मेशन इंडियन तरीके से हो रहा है, ये बराबर है आपस में। अब अगर नेशनल सेविंग की मैं बात करूं तो सेविंग समझते हो, सेविंग क्या होता है भाई, सेविंग जो है वो इनकम, जितनी हमारी इनकम है उसमें से अगर मैं कंजम्पशन को निकाल दूं तो वो सेविंग होता है, ठीक है। और अगर हम सेविंग रेट की बात करें कि इकोनॉमिक यूनिट के अंदर, तो सेविंग को अगर मैं इनकम से डिवाइड कर दूं तो वो होता है हमारा सेविंग रेट ऑफ इकोनॉमिक यूनिट। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेविंग की। सेविंग प्राइवेट सेक्टर के अंदर सेविंग इज प्राइवेट सेविंग, तो प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम में से कंजम्पशन चली जाएगी तो प्राइवेट सेविंग आ जाएगा, और प्राइवेट सेविंग का रेट तो प्राइवेट सेविंग अपॉन में प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम। तो अब प्राइवेट सेविंग एसपी से मैं डिनोट कर रही हूँ। तो देखो डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से आप टैक्स निकाल दो और ट्रांसफ़र इनकम को ऐड कर दो और इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट को भी ऐड कर दो, ठीक है। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये सब डिस्पोजेबल इनकम है जो हम यूज़ कर सकते हैं, और ये कंजम्पशन सी है, यानी डोमेस्टिक इनकम जितनी भी है, जितनी भी इनकम अब्रॉड से आ रही है, और जितना भी हमारा ट्रांसफ़र इनकम है, जो भी हमें इंटरेस्ट मिला है नेशनल डेब्ट पे, उन सब में से टैक्स को निकाल दो और कंजम्पशन माइनस करोगे तो प्राइवेट सेविंग आएगा। अब गवर्नमेंट सेविंग की बात करूँ तो गवर्नमेंट सेविंग में गवर्नमेंट इनकम, ठीक है, गवर्नमेंट इनकम में से अगर गवर्नमेंट के परचेजेस को माइनस कर दिया जाए, गवर्नमेंट की इनकम किससे होती है भाई, टैक्स से होती है, उसमें से ट्रांसफ़र पेमेंट और INT इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट माइनस कर दो, और ये जो गवर्नमेंट के परचेजेस है वो माइनस कर दो, तो ये SG क्या होता है, गवर्नमेंट सेविंग। अच्छा देखो गवर्नमेंट परचेजेस में क्या आता है, गवर्नमेंट परचेजेस में आपका एक्सपेंडिचर आता है करेंट नीड्स पे और लॉन्ग लिव्ड कैपिटल गुड्स पे। गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर है, लॉन्ग लिव्ड कैपिटल गुड्स है, ये इसको सिंपली अगर एनालाइज करना है तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग ओनली ऑन द करेंट कंजम्पशन, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को सिर्फ करेंट कंजम्पशन पे, यानी गवर्नमेंट जो परचेज करती है, गवर्नमेंट की जो नीड्स हैं, लॉन्ग लिव्ड कैपिटल गुड्स हैं, है ना। और अगर हम बात करें कि जब गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स, जब गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिल रहा है टैक्स के थ्रू, वो जब ज़्यादा होता है गवर्नमेंट के आउटले से, आउटले यानी परचेज, ट्रांसफ़र पेमेंट और इंटरेस्ट से, तो बजट का सरप्लस होता है, और अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है तो बजट डेफिसिट। तो हम नेशनल सेविंग की बात करें, नेशनल सेविंग मतलब प्राइवेट सेविंग और गवर्नमेंट सेविंग दोनों को जोड़ दो। तो देखो प्राइवेट सेविंग का फॉर्मूला ये था y प्लस NFP माइनस T प्लस TR प्लस INT माइनस C, और ये T माइनस TR माइनस INT G। अब इसमें देखो क्या कट रहा है, क्या कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट गया, और देखो
वाई बचा, NFP बचा, CG बचा। वाई और NFP यानी नेट डिस्पोजेबल इनकम और ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है इसको GNP कह लो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब नेशनल सेविंग क्या है? टोटल इनकम ऑफ इकोनॉमी। अब हम प्राइवेट सेविंग के यूज़ की बात करते हैं कि जो हमने प्राइवेट में सेविंग करा उसका यूज़ होता है टू फंड करना न्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, प्रोवाइड करना रिसोर्सेज को जो गवर्नमेंट नीड टू फाइनेंस इट्स बजट डेफिसिट, एंड एक्वायर करना एसेट और लैंड करना फॉरनर्स को। मतलब प्राइवेट सेविंग फंड करती है किसको? न्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, प्रोवाइड करती है रिसोर्सेज गवर्नमेंट नीड्स को जो उसके बजट डेफिसिट में काम आता है, और ये क्या करती है? एक्वायर करती है एसेट, किससे? फॉरनर्स से एसेट करती है एक्वायर या लेंड करती है फॉरनर्स को। तो ये प्राइवेट से ये हमारा इनकम था, ये सेविंग। देखो अब आप इसे ऐसे लिख सकते हो, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और ये नेट एक्सपोर्ट, ये जो इनकम है डिस्पोजेबल इनकम, और इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसमें से कंजम्पशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चले जाए तो सेविंग क्या होगी? इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये जो है NX प्लस NFP, ये सम है किसका? नेट एक्सपोर्ट का और नेट फैक्टर पेमेंट का। अब करेंट अकाउंट की बात करूँ मैं तो नेट एक्सपोर्ट और नेट फैक्टर पेमेंट को करेंट अकाउंट ले दो, तो सेविंग को लिख दो I प्लस CA। तो प्राइवेट सेविंग क्या हो गया? I प्लस CA, और यहाँ पे आप प्लस माइनस का SG भी कर दो, यानी गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट भी माइनस कर दो और करेंट अकाउंट को ऐड कर दो। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसे हम सेविंग आइडेंटिटी भी कहते हैं। ये स्टेट करती है कि इकोनॉमिक की प्राइवेट सेविंग को हम 3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट करके, जो फर्म्स जो हैं वो बोरो करती है प्राइवेट सेविंग को टू टेक अप न्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। दूसरा गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट, प्राइवेट सेविंग जो है वो प्रोवाइड करती है मनी नीड टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट। एंड करेंट अकाउंट बैलेंस, प्राइवेट सेविंग आर यूज टू एक्वायर एसेट फ्रॉम और लैंड टू द फॉरनर्स। ठीक है, अब हम नेशनल सेविंग की बात करते हैं। भाई नेशनल सेविंग के क्या क्या यूज़ है? नेशनल सेविंग में आता है सम ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट अकाउंट बैलेंस, तो उसका यूज़ भी यहीं पे होता है इन्वेस्टमेंट में, यानी करेंट कंट्री के स्टॉक ऑफ कैपिटल को इन्वेस्ट करने में, जो रेज अप करने में इसका यूज़ होता है नेशनल सेविंग का, और कंट्री के स्टॉक को नेट फॉरेन एसेट में लेंड डाउन करने में फॉरनर्स को नेशनल सेविंग। मतलब जो सरकार बचाती है वो उससे क्या करती है, जो कंट्री का स्टॉक होता है ना नेट फॉरेन एसेट का, तो फॉरनर्स को लेंड डाउन करती है। नाउ लेट अस लास्टली वी टॉक अबाउट गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फैक्टर पेमेंट की बात करता है। तो सेविंग को इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट अकाउंट भी कहते हैं। तो अगर हम सेविंग को SD यानी कि, और इन्वेस्टमेंट को ID यानी डिज़ायर्ड नेशनल सेविंग और डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट, और S क्या है? इसका मतलब कि जितनी डिज़ायर्ड नेशनल सेविंग है वो एक्चुअल नेशनल सेविंग के बराबर है और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। तो आपने क्या करना है, आपने बस फॉर्मूले में SD प्लस ID प्लस NX प्लस NFP और यहाँ पे SD प्लस ID प्लस CA। तो ये गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन है ओपन इकोनॉमी में। ठीक है, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ CD प्लस ID और ये Y माइनस नेट एक्सपोर्ट इज Y माइनस CD प्लस ID प्लस G। एंड फाइनली आप देखेंगे कि ये नेट एक्सपोर्ट है, ये Y आपको पता है टोटल आउटपुट है, और ये जो है ये डिज़ायर्ड स्पेंडिंग है डोमेस्टिक रेजिडेंट द्वारा। तो यानी नेट एक्सपोर्ट जो है वो बराबर होगा कंट्री की GDP में से जो है डोमेस्टिक रेजिडेंट को माइनस कर दो अब्जॉर्प्शन को उनकी डिज़ायर्ड स्पेंडिंग को, तो ये आ जाएगा आपका नेट एक्सपोर्ट। तो अगर जो है हमारी इनकम ज़्यादा है इन सब से तो हमारा करेंट अकाउंट सरप्लस होगा, और अगर इनकम ये कम है यानी नेट एक्सपोर्ट कम है तो डेफिसिट होगा। सो आई होप गाइस ये आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।